अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के शुरू के महीने में जो रिस्क फैक्टर जो है वो एसोसिएटेड होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के साथ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें इस तरह से होता है कि अगर एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हुआ है और फर्टिलाइज्ड होने के बाद वो आउटसाइड यूट्रस रह जाता है, यानी कि वो फिलोपियन ट्यूब में रह जाता है, यूट्रस में वो नहीं पहुंच पाता और आउटसाइड ही वो ग्रो करने लग जाता है। तो आउटसाइड चूँकि वो ग्रो करने लग जाता है और वहाँ उसके ग्रो करने के लिए स्पेस भी नहीं है, रूम भी नहीं है, बेसिकली उसने ग्रो तो यूट्रस में करना है। सो ऐसी सूरत में जो है वो विजाइनल ब्लीडिंग होती है और साथ में क्रैम्प्स होते हैं वुमेन को। तो अगर आप विजिलेंट रहती हैं और आप नज़र रखती हैं इस चीज़ पर, या आपको इस बारे में अवेयरनेस रखती हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर जो है वो शुरू में हो सकते हैं, तो आप टाइम से अगर डॉक्टर के पास चली जाती हैं और वो आपको कोई ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती है जिससे आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए, तो आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं। सो आपको अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए और प्रॉपरली विजिलेंट रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे मिसकैरेजेस के चांसेस भी शुरू में ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकती हैं, आपके हार्मोन्स इस तरह से हैं, या फिर खुदा न खास्ता कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो। तो डेफिनेटली जब राइट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स नहीं बनेंगे तो वो फ़ीटस जो है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर सकता, उसकी वो प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकती। तो वो बेसिकली एक नेचुरल वे होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो एंड हो जाती है और यही हमारे हक़ में बेहतर होता है। हाँ, और ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको यूट्रस की कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप यूट्रस के मसाइल की वजह से भी जो है वो मिसकैरेजेस हो सकते हैं। सो सारी बात ये है कि आपको विजिलेंट रहना चाहिए, अपना प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए और डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन खानों की जो आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में इस्तेमाल करने चाहिए। तो एक बात मैं आपसे कहती चलूँ कि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि यूरिनेशन जो है वो बहुत होती है। तो आपको चाहिए कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और बैलेंस डाइट लें। बहुत से लोग आपके इर्द-गिर्द आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि अब आपने अब एक के नहीं 2 के हिस्से का खाना है। सो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात का ख़्याल ज़रूर रखना है कि वो जो दूसरा है वो भी बहुत छोटा-सा है और उसे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी की ज़रूरत है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपनी डाइट जो है वो उसको बैलेंस रखें, उसमें फल, सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, सब कुछ जो है, मीट, एग, सब कुछ जो है वो उसमें शामिल हो। दूध जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ें जैसे दही वगैरह है उनका इस्तेमाल करें। और इससे ये भी होता है कि आपके हार्टबर्न के इश्यूज़ जो हैं वो भी रिज़ॉल्व हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फॉलिक एसिड ना सिर्फ आपको डॉक्टर शुरू में प्रिस्क्राइब करती हैं, बल्कि आपको ख़ुद भी चाहिए कि आप एक ऐसी डाइट लें, ऐसी डाइट चूज़ करें जिसमें फॉलिक एसिड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें फॉलिक एसिड जो है वो पाया जाता है, जैसे कि मेथी हो गई, पालक हो गई, ठीक है, साग और करेला, भिंडी, तोरी, इस तरह की जो वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनमें जो है वो फॉलिक एसिड जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में पाया जाता है, तो आपको वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा जो दालें वगैरह होती हैं जैसे कि लोबिया हो गया, चने हो गए, ठीक है, तो ये जो होती हैं ये भी रिच सोर्स होते हैं फॉलिक एसिड का, तो इनका इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। फ्रूट्स जैसे कि अनार हो गया, अमरूद हो गया, मेलन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरीज़ हो गए, तो इस किस्म के फ्रूट्स आपको यूज़ करनी चाहिए। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो एक बहुत ताकत का ख़जाना होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं फॉलिक एसिड के लिए, जैसे कि बादाम हो गए, वॉलनट्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, तो जैसे कि होल व्हीट फ्लेक्स हो गए, कॉर्न फ्लेक्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ें, या होल मील ब्रेड जो है वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अंडे जो हैं, एग्स जो हैं, वो एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, तो कोशिश करनी चाहिए कि एग को जो है वो अपनी डाइट में आप शामिल करें।
इस तरह फलों और सब्जियों के साथ साथ गोश्त का जो है वो इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को आपने एक बैलेंस क्वांटिटी में यूज़ करना है। किसी भी चीज़ को जो है वो आपने एक्सेस में यूज़ नहीं करना। तो हर चीज़ को जो है वो एक बैलेंस रख कर यूज़ करेंगी तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा। जिस तरह ये बात ज़रूरी है कि वो कौन सी खुराक है जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए पहले महीने में, उसी तरह ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी खुराक है जो हमें पहले महीने में अवॉइड करनी चाहिए। सो कुछ ही चीज़ें हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पाइनएप्पल की बात करते हैं। पाइनएप्पल जो होता है अनानास, उसमें ब्रोमेलिन पाया जाता है। सो वो आपकी सर्विक्स जो है उसको सॉफ्टन कर देता है, तो मिसकैरेजेस और प्री टर्म लेबर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा जो पपीता होता है, जो अनराइप और सेमी राइप पपीता होता है, वो भी जो है वो मिसकैरेजेस और प्री टर्म लेबर की तरफ आपको लेके जाता है। सो उसको भी अवॉइड करनी चाहिए। जो भी खाना हो वो सही से पका हुआ होना चाहिए। अगर वो सही से पका हुआ ना हो तो उसमें कुछ बैक्टीरिया जो है रह जाते हैं, तो वो आपको फिर जो है वो फूड पॉइजनिंग की तरफ ले जाते हैं। तो अंडे हों या गोश्त हों, जो भी चीज़ हो वो प्रॉपर्ली जो है वो कुक हुई होनी चाहिए। इस तरह जो कुछ सी फूड होता है उसमें जो है वो हाई अमाउंट ऑफ मरकरी पाया जाता है। तो वो जो मरकरी की ज़्यादा जो मिकदार है वो फीटस के जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है उसके लिए वो बहुत बुरी साबित होती है। सो उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह अगर वो सी फूड सही से प्रॉपर्ली कुक भी नहीं है तो उसमें भी बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह होते हैं और वो भी फूड पॉइजनिंग की तरफ लेके जाते हैं। इस तरह जो चीज़ होती है, यानी कि चीज़ जो होती है वो अनपास्चराइज्ड मिल्क की बनती है, तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। वो भी इन्फेक्शंस की तरफ लेकर जाती है। इस तरह कॉफ़ी जो है, कैफ़ीन जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए। वो किस चीज़ में पाई जाती है? कॉफ़ी में पाई जाती है, या जो आप टी इस्तेमाल करते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैफ़ीन जो होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। प्लेसेंटा जो है वो एक बैरियर होता है जिससे फूड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं आपके बेबी तक। तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और आपके बेबी तक पहुंच जाती है, और वो आपके नन्हे से बेबी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सो कैफ़ीन को अवॉइड करना चाहिए। बाहर के जो खाने होते हैं, जो जंक फूड होता है, बर्गर, पिज़्ज़ाज़ और जूस और बिस्किट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो बाहर के खाने हैं, जो माइक्रोवेव ओवन में बने जिसमें माइक्रोवेव ओवन यूज़ होता है, इस तरह के जो खाने हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ये बात दरअसल यही होती है कि खुदा न खासा इनसे आपको फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, तो वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। घर की बनी हुई ताज़ा चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में आप फ्रेश और नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं और बाहर की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि नहीं करें। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो जो न्यूली वेड कपल होते हैं उनके जहन में ये सवाल आता है कि क्या सेक्स जो है वो इस टाइम पीरियड में हमें करना चाहिए, क्या सेक्स सेफ़ है इस टाइम पीरियड में या सेफ़ नहीं है। तो इसका जवाब सिंपली ये है कि सेक्स बिल्कुल सेफ़ है। आपका बच्चा जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, अल्लाह ताला ने उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है। वो एमनियोटिक सैक के अंदर है, उसके इर्द गिर्द एक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो उसको कुशन प्रोवाइड कर रहा है। सो वो बिल्कुल सेफ़ है और इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो बच्चे को नुकसान नहीं देती। हाँ, लेकिन उस सूरत में आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, या आपको विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, या आपकी कोई मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, या डॉक्टर ने आपको अवॉइड करने के लिए कहा है, तो आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक और ज़रूरी बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो वाइफ़ है, जो आपका पार्टनर है, वो इस चीज़ को लाइक ना करे, क्योंकि हो सकता है उसको जो नोज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन रहती है, या जो थका हुआ ख़ुद को महसूस करती है, उस वजह से वो इस चीज़ को अवॉइड करना चाह रही हो, या उसको ऐसे लगता हो, उसको इस तरह से लगता हो कि अगर मैं सेक्स करती हूँ तो मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँच जाए, कोई डैमेज ना हो जाए। इस किस्म के ख़यालात उसके जहन में आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको उसको ज़रूर स्पेस प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको ज़रूर जो है उसकी एहतराम करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी थिंकिंग का कि वो क्या सोच रही है, और उसको ज़रूर जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। इट्स टाइम टू सपोर्ट है। इस बात में हम डिस्कस करेंगे कि एज ए पार्टनर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक माँ को क्या करना चाहिए और एक बाप की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं।
सो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें। आप बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला आपको एक रहमत, एक नेमत से नवाज़ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रहमत और नेमत के लिए तरस रहे हैं। सो अपने बजट में रहते हुए अपने घर में अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें। जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, अपने रब का शुक्र अदा करें। ये बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने रब का शुक्र अदा करेंगे उतना ही वो आपको मज़ीद रहमतों, मज़ीद नेमतों से नवाजेगा। सो सबसे पहली बात कि अपने रब का शुक्र अदा करें। एक्सरसाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ माँ के लिए और बच्चे के लिए भी। सो क्या ही खूबसूरत बात हो कि अगर आप दोनों जो है वो रोज़ाना कुछ वक्त निकालें और इकट्ठे एक्सरसाइज करें। इससे आपकी एक रूटीन भी बन जाएगी और आपका आपस में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होगा, आपका रिलेशनशिप भी मज़बूत होगा और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और इससे भी क्या ही खूबसूरत बात हो कि अगर आप वो एक्सरसाइज जो है वो नमाज हो, नमाज जो है वो बहुत ज़रूरी है हम मुसलमानों के लिए, ज़ाहिर है। सो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और दूसरी अहम बात कि अगर आप ज़कात अदा करें तो वो आपको और आपके बच्चे को बहुत सी मुश्किलों और बहुत सी परेशानियों से जो है वो बचा लेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें। सदका जो है वो इंसान को बहुत सी जो है वो उसकी तरफ आने वाली जो मुसीबतें होती हैं वो उनको टाल देता है, उससे उन्हें बचा लेता है। सो आपके बच्चे को वो बहुत सी मुसीबतों से, बलाओं से बचा लेगा। कोशिश करें कि इस बार जब ग्रॉसरी शॉपिंग करें तो दोनों मिल के करें और उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अब हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। सो हमने जो है वो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है, हेल्दी फूड को चूज़ करना है, हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाना है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना है। अगर आप फ़ादर जो हैं वो अगर स्मोकिंग करते हैं तो नाउ इट्स टाइम कि आप उसको क्विट कर दें। ये आपके लिए भी बुरी है, आपकी वाइफ़ के लिए भी बुरी है और आपके बच्चे के लिए भी बुरी है। तो क्यों ना इस बुरी आदत को इस टाइम पे छोड़ दिया जाए। डिप्रेशन को अवॉइड करें आप भी और अपनी वाइफ़ को भी इससे दूर रखें और खुश रहने की कोशिश करें, पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें तो सब कुछ अच्छा और पॉज़िटिव ही होगा। एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस टाइम पे वाइफ़ जो है, जो बच्चे की जो माँ है, वो बहुत सी चेंजेस से गुज़र रही होती है, जो फ़िज़िकल भी होती हैं और जो मेंटली भी होती हैं, हार्मोनल चेंजेस जो हैं। सो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सी थॉट्स उसके माइंड में चल रही होती हैं, उसके ज़हन में बहुत से ख़्याल आते हैं, कुछ वसवसे होते हैं। सो उसको वो रूम, स्पेस वो प्रोवाइड करें कि वो आपसे बात कर सके, उनको वो आपसे डिस्कस कर सके, आपसे शेयर कर सके और आप जो हैं वो उन ख़तरात को या उन ख़दशात को उसके ज़हन से निकाल सकें, उससे उसे दूर रख सकें ताकि आपके बच्चे की जो हेल्थ है उस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, आपकी वाइफ़ जो है वो हर टाइम उदास ना रहे। सो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस बात का भी आपको ख़ास ख़्याल रखना है कि आपकी वाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा काम ना करे इस महीने में, क्योंकि प्रेगनेंसी का शुरू जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। काम करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है और फ़िज़िकली एक्टिव रहना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करना इस महीने में ठीक नहीं है। सो आप उसको कोई हाउस होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करें या दोनों मिल के थोड़ा बहुत काम करें, मिल बाँट कर काम करें। तो ये भी ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि वो बहुत ज़्यादा काम ना करे जो उसको बहुत ज़्यादा थका दे। और इसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो एक प्रॉपर स्लीप है, नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें वो प्रॉपर्ली जो है वो अपनी स्लीप टाइम जो है वो उसको पूरा कर सके। सो और इसमें कोई चिड़चिड़ापन भी ना आए, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि आपकी वाइफ़ जो है वो मेडिसिन रेगुलरली ले। मेडिसिन जो है वो डॉक्टर जो है शुरू के मंथ में प्रिस्क्राइब करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। स्पेशली फॉलिक एसिड जो बच्चे को जो है वो बहुत सारे स्पाइनल डिफेक्ट्स से बचाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है, उसकी नशो-ओ-नुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। सो ये ज़रूरी है कि आपकी वाइफ़ जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रॉपरली ले और अपनी हेल्थ का और सब चीज़ का ख़्याल रखे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो प्रेगनेंसी के पहले महीने से मुतल्लिक है वो आप तक पहुंचा सकूं, और मुझे पूरा यकीन है कि एज़ ए टोकन ऑफ़ लव आप भी इन रिटर्न मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी, उसे शेयर करेंगी और मुझे कमेंट करेंगी और मेरी वीडियो को लाइक करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।